हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग रिवीजन टेस्ट नंबर 2 का सेशन 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग सेक्शन डी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। इसके अलावा रिवीजन टेस्ट नंबर 2 एंड रिवीजन टेस्ट नंबर 1 के जो सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं उन सभी के लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग उनको भी देख लेना और अपने सभी क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर देना। आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स की प्रिपरेशन में इससे काफी हेल्प होगी बच्चों। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन नंबर 4। तो बच्चों यहां पर जो क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा है 33, इसमें क्या करना है, हमें ये दो मैट्रिक्स गिवन है, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, फिर इसका यूज करके इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को ना मैट्रिक्स ए मान लो, ठीक है। ये जो पहला मैट्रिक्स है इसको ए मान लो। फिर यहां बीच में कोमा लगा देता हूं, मैं अलग अलग नहीं लिखना चाहता, यहां थोड़ी स्पेस की कमी है। और इस मैट्रिक्स को आप मैट्रिक्स बी मान लो, यानी दूसरे को बी मान लो और पहले वाले को ए मान लो, ठीक है बच्चों। बीच में कोमा लगा दिया है, मतलब दोनों मैट्रिक्स अलग अलग हैं। अब हमें क्या करना है, ए इंटू बी फाइंड करना है। तो जैसे ही आप ए इंटू बी फाइंड करेंगे, मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। आई एम श्योर कि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो आता होगा। तो बच्चों अब a इंटू बी हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का यूज करते हुए। यहां पर 8 आ जाएगा, यहां 0, यहां पर 0, यहां पर 0, यहां 8, यहां 0, यहां 0, यहां 0, यहां 8, ठीक है। आप लोग प्रॉपरली मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों। तो जैसे यहां से 8 आप कॉमन लेंगे, इस मैट्रिक्स में से आप 8 कॉमन लेंगे, तो अंदर जो बचेगा बेसिकली वो आपका एक यूनिट मैट्रिक्स होगा ऑर्डर 3 का बच्चों। इसे आप ध्यान रखना, ये आगे फ्यूचर में काम आएगा जब आप इस इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन का भी सॉल्यूशन। तो बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड हमें एक ना मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, जिसमें हम लोग बेसिकली एक्स वाई जेड के जो यहाँ कोफिशिएंट्स है ना उनको लिखेंगे एक मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मैट्रिक्स P लिखता हूं मैं, जिसमें हम पहली इक्वेशन में से एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिखेंगे। तो ये आएगा 1 -1 1, ठीक है बच्चों। फिर दूसरे इक्वेशन में आ जाओ, तो 1 -2 -2। फिर तीसरे इक्वेशन में 2 1 3, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखना, ये जो मैट्रिक्स P है और ये जो मैट्रिक्स B है, आप ध्यान से देखो, मैट्रिक्स P और मैट्रिक्स B बिल्कुल सेम है, तो इसको आप B के इक्वल यहीं पर लिख दो। फिर एक मैट्रिक्स X ले लो, जिसमें हम गिवन इक्वेशंस में से ना वेरिएबल को लिख देंगे, ठीक है बच्चों। फिर एक मैट्रिक्स C लिख दो, जिसमें आप गिवन इक्वेशंस में जो कांस्टेंट टर्म्स है यानी 4 9 1 उनको 1 by 1 यहां पर लिख दो बच्चों, ठीक है। तो अब यहां पर हमें यह बात पता है कि मैट्रिक्स मेथड का यूज करके हम लोग लिख सकते हैं Px इक्वल टू C, लेकिन हमें तो पता है P और B बिल्कुल सेम है। तो P और B अगर सेम है तो यहां पर P की जगह B ही कर दो बच्चों। तो दैट विल इंप्लाई X इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू C, यानी हमने दोनों तरफ B इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया होता है। बेसिकली ये चीजें तो आप लोग एज ए फॉर्मूला याद कर लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब मुझे इस वाले स्टेप के बाद बेसिकली B इनवर्स की वैल्यू चाहिए होगी, तो मैं यहां पर जाके फोकस करूंगा। यहां देखो AB इक्वल टू 8i, आई यानी ऑर्डर 3 का यूनिट मैट्रिक्स गिवन है। तो यहां से अगर मैं आपको याद दिलाऊं इन्वर्टिबिलिटी ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन, सपोज मैंने लिखा PQ इज इक्वल टू आई, तो बेसिकली बच्चों यहां पर मैट्रिक्स P का इनवर्स अगर मुझे चाहिए होगा तो वो Q होगा, और अगर Q का इनवर्स चाहिए होगा तो वो बेसिकली P होगा। तो अगर इस बात का यहां पर यूज करते हुए मैं आपसे कहूं कि मुझे B का इनवर्स चाहिए, तो ये जो इक्वेशन बना है AB इक्वल टू 8i, यहां से हम कैसे B का इनवर्स निकालेंगे। तो ध्यान से देखना बच्चों, मैं क्या करूंगा, कैन वी राइट 1/8 टाइम्स A ब्रैकेट में रखो इंटू B इज इक्वल टू I। और जैसे आप ये चीज लिखेंगे बच्चों, तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये जो B है मैट्रिक्स B, इसका इनवर्स ये ब्रैकेट वाला मैट्रिक्स बन गया, यानी 1/8 टाइम्स मैट्रिक्स A। तो बस यही मैं यहां पर रिप्लेस कर दूंगा, 1/8 टाइम्स A और ये मैट्रिक्स C, ठीक है बच्चों। अब यहां से मुझे मैट्रिक्स A की वैल्यू और मैट्रिक्स C की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, बस मैट्रिक्स X वहां से हमें मिल जाएगा। तो ये मैं कर देता हूं 1/8, मैट्रिक्स A आपका है -4 -7 5, ठीक है, 4 1 -3 4 3 -1। फिर यहां से मैट्रिक्स C क्या है आपका, दैट इज 4 9 1, ठीक है बच्चों।
चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन इन दोनों मैट्रिक्स का करने के बाद 1/8 से हमें फिर मल्टीप्लाई भी करना है जो भी मैट्रिक्स आएगा। बच्चों ध्यान से देखना, देखो 1/8 तो बाहर आपको मिल ही गया। अब इसके बाद यहां पर क्या मिलेगा, -4 × 4 यानी माइनस का 16 प्लस 9 × 4 यानी 36 प्लस 4। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 24। जस्ट चेक इट आउट, मैं सही बोल रहा हूं या नहीं। ठीक है, फिर आपका आएगा ऐसे ही -16, फिर आपका आएगा -8। ठीक है बच्चों, अब ये 1/8 को आप अंदर भेजेंगे तो ये आपका 3, ये -2 और ये -1 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स x था ना, ये क्या था आपका, तो मैट्रिक्स x था x y z। ध्यान है आपको, देखो यहां पर आपने एज्यूम किया था, ये देखो यहां पे। ठीक है, तो अब यहां पर मैट्रिक्स x की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, तो जो कि 3 -2 -1 वाले मैट्रिक्स के इक्वल है बच्चों। तो यहां से जब हम दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो यहां से x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू -1 आ जाएगी बच्चों। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, यानी दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, यानी बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हमने यहां पर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली है। अब ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आई है ना बच्चों, आप इन्हें चाहते हैं तो अपने इन इक्वेशंस में भी डाल के चेक कर सकते हैं, आपका आंसर सही है, ये कंफर्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई एम श्योर कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लंबा सॉल्यूशन है, तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, उसमें क्या करना है हमें। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, जरा देखते हैं यहां पर क्या बोला हुआ है। अ क्यूबॉइडल शेप्ड गोडाउन विद स्क्वायर बेस इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, यानी एक क्यूबॉइडल शेप का हमें गोडाउन बनाना है जिसका बेस स्क्वायर है बच्चों। आगे क्या इंफॉर्मेशन है, 3 times as much cost per square meter is incurred for constructing the roof as compared to the walls। इस सेंटेंस को मैं आपको अलग से एलोबरेट करूंगा, वेट करिए। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गोडाउन इफ इट इज टू enclose a given volume and minimize the cost of constructing the roof and walls। देखो आपको कोस्ट तो मिनिमाइज करना है, यानी वॉल्स एंड रूफ को बनाने का जो कोस्ट लगेगा गोडाउन के लिए उसको मिनिमाइज करना है। गोडाउन का वॉल्यूम गिवन है और आपको गोडाउन का जो डायमेंशन है, लेंथ विड्थ एंड हाइट, ये पता करना है बच्चों। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहां पर हम किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। तो बच्चों आपको समझाने के लिए मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, डायग्राम बना लेता हूं। देखिए ये आपका क्यूबॉइडल शेप का जो गोडाउन है उसका मैं एक डायग्राम यहां पर फ्रेम कर देता हूं आपके लिए। तो इस तरीके से आपका ये डायग्राम बन जाएगा। और इस गोडाउन का जो बेस है वो स्क्वायर बेस बोला हुआ है, तो स्क्वायर बेस होने के कारण इसका जो लेंथ और विड्थ है वो सेम डायमेंशन का हमें लेना पड़ेगा। तो ये मैं L और B को X और X से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, L भी X और B भी X हो जाएगा। इसके हाइट के लिए आप लोग Y सिंबल यूज कर लो या आपका मन करे तो H ही यूज कर लो। अब क्योंकि हमें यहां पर गिवन वॉल्यूम बोला हुआ है, तो वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, तो वॉल्यूम क्यूबॉइडल का क्या होता है, LBH, यानी V = X × X × Y हो जाएगा। यहां से X Y की वैल्यू निकाल लो, दैट इज V/X। इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दो बच्चों। अब सुनना ध्यान से, ये जो सेंटेंस है ना कोस्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, यानी सेकंड सेंटेंस, वहां पर क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है मैं आपको समझाता हूं बच्चों। देखिए अगर मैं ये एज्यूम कर लूं कि 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है ना वॉल्स के लिए, तो 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है ना वॉल्स के लिए, इसको बनाने का जो कॉस्ट आएगा उसे अगर मैं K रुपीज एज्यूम कर लूं, K रुपीज, ठीक है बच्चों, तो इतना ही एरिया अगर मैं रूफ के लिए बनाऊंगा ना, 1 मीटर स्क्वायर ऑफ रूफ के लिए अगर मैं इतना ही एरिया बनाऊंगा तो उसका जो कॉस्ट होगा वो इस कॉस्ट का 3 टाइम्स होगा, यानी 3K होगा। ठीक है, अब यहां पर हमारा जो वॉल है ना उसका एरिया क्या आएगा बच्चों, तो 4 टाइम्स XY आएगा, क्योंकि एक वॉल का एरिया आएगा X × Y, 4 वॉल्स हैं तो 4XY आएगा। तो इसका टोटल कॉस्ट पड़ेगा 4XY × K। ठीक है, ऐसे ही रूफ का एरिया आएगा X²। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए जो कॉस्ट है वो 3K है, तो X² मीटर स्क्वायर के लिए कितना कॉस्ट आएगा,
तो 3k टाइम्स एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये आपका कोस्ट फंक्शन बनेगा बच्चों, ध्यान रखना इस चीज का। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना कोस्ट फंक्शन लिखेंगे, यानी मैं फेयर करूंगा यहां पर कोस्ट फंक्शन को, ध्यान से देखना आप लोग। तो यहां पर मैं लिखूंगा नाउ कोस्ट फंक्शन दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू के प्लस 4 टाइम्स एक्स वाई इंटू के, और के को मैं यहां बाहर कर दूंगा। यहां पर ये के क्या है, सो वेयर के इज द कोस्ट इनकर्ड फॉर द वॉल्स, के इज कोस्ट इनकर्ड फॉर द वॉल्स। अब यहां से मुझे क्या करना है बच्चों कि इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके इसको ना सिंप्लीफाई कर लेना है। तो इक्वेशन फर्स्ट में से हमें x इंटू वाई की वैल्यू मिलेगी v अपॉन x, तो इस तरीके से आपको कोस्ट फंक्शन मिल गया बच्चों। अब चलिए इसका हम डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं बच्चों। तो जैसे ही हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, क्या आएगा बच्चों बताओ, तो ये आ जाएगा 6x, ठीक है, माइनस 4v अपॉन एक्स स्क्वायर, और बाहर आपका k है, ध्यान रखना उसका, ठीक है। अब यहीं पर जब मैं सेकंड डेरिवेटिव भी कर ही देता हूं लगे हाथ, तो सेकंड डेरिवेटिव आपका क्या आने वाला है बच्चों, तो इट विल बी 6x का 1 हो जाएगा एंड प्लस 8v अपॉन एक्स क्यूब आएगा बच्चों। ये आपका डबल डेरिवेटिव हो गया, इनटू में k, इसे मत भूलना जो यहां पर k लगा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमें पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा वाला काम करना है। तो फॉर द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख देंगे, यानी 4dc अपॉन dx इक्वल टू 0। जैसे ही आप dc अपॉन dx को 0 के इक्वल रखेंगे, यानी इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहां से आपको सिंप्लीफाई करके ना x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ v आ जाएगा वो। तो क्या बनेगा, लेट मी शो यू, दिस इज 6x माइनस 4v अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में k इक्वल टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा सबसे पहले x क्यूब की वैल्यू, सो दैट विल बी 2 टाइम्स v अपॉन 3, ठीक है बच्चों। ओके, एक बार इतने का स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इसके बाद हमें आगे मूव ऑन करना है, ठीक है, क्योंकि यहां पर अब स्पेस नहीं है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें बच्चों, ठीक है। तो अब क्योंकि बच्चों हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया है x क्यूब की वैल्यू दैट इज 2v अपॉन 3, तो यहां से हमें x क्या मिलेगा, तो हमें x मिलेगा 2v अपॉन 3 का क्यूब रूट, ठीक है। अब इस वैल्यू को अगर मैं डबल डेरिवेटिव में डाल दूं, डबल डेरिवेटिव क्या था आपका, d2c अपॉन dx2। अब इसमें अगर हम डालेंगे तो डबल डेरिवेटिव में जैसे आप रिप्लेस करेंगे, सो इट विल गिव यू एट x इक्वल टू 2v अपॉन 3 का क्यूब रूट। तो यहां पे हमें डबल डेरिवेटिव का वैल्यू निकालना है, सो दैट इज 6 प्लस 8 टाइम्स 3/2, ठीक है, इनटू में k, बाहर के पहले से ही है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चे आप लोग तो ये ग्रेटर देन 0 ही आएगा। आप सॉल्व करके देख लो, ये 18k होगा, k तो कोस्ट है ना, तो वो तो नेगेटिव हो नहीं सकता, ठीक है ना बच्चों। तो यानी आपका डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होने के कारण हम क्या बोलेंगे कि जो c है आपका वो मिनिमम हो गया, ठीक है, c मिनिमम हो गया। कहां पर मिनिमम हुआ, जब x की वैल्यू क्या आ गई, तो 2v अपॉन 3 का क्यूब रूट आ गया, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्योंकि हमें x मिल चुका है दैट इज 2v अपॉन 3 का क्यूब रूट, ओके, तो अब हम यहां से y भी निकालेंगे। तो y निकालने के लिए देखो बच्चों मैं क्या करूंगा, हमें यह बात पता है कि v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट याद है आपको, v इक्वल टू एक्स इंटू वाई लिखा था हमने। अच्छा, कुछ देर पहले हमने ये भी देखा था कि एक्स क्यूब वॉज इक्वल टू 2v अपॉन 3, ठीक है, तो वहां से v की वैल्यू क्या आएगी, सो v की वैल्यू आएगी 3x क्यूब अपॉन 2, ठीक है। नाउ दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अब यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे पूरे को तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा बच्चों, तो आपको y मिलेगा 3x अपॉन 2, ठीक है, ओके। अब यहां से y मिल गया आपको और वो भी इन टर्म्स ऑफ x मिला है, तो यहां से आपको x की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी, सो दैट इज 3 अपॉन 2 इंटू एक्स। अब x की वैल्यू क्या है, दैट इज 2v अपॉन 3 का क्यूब रूट। तो यानी आपको क्या मिल गया, आपको x मिल गया, आपको y मिल गया, यानी गोडाउन का आपको बेस का डायमेंशन मिल गया, और यानी लेंथ और विड्थ मिल गया, और आपको गोडाउन का हाइट भी मिल गया जिसको हमने y माना था बच्चों। तो आपको इस गोडाउन का डायमेंशन ही फाइंड करने के लिए बोला गया था ताकि उसका कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए जो भी गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। तो डायमेंशन को हम यहाँ पर अब फाइनलाइज कर देंगे,
चलिए मैं लिखता हूं आपके लिए, ध्यान से देखना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बिकॉज आई एम गोइंग टू रब इट ऑफ। ठीक है, चलें आगे। ओके, देखिए फाइनल डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका, फाइनल डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो डायमेंशंस ऑफ गोडॉन क्या बनेगा आपके लिए, तो वो बन जाएगा आपके लिए डायमेंशंस ऑफ द गोडाउन क्या बन जाएगा, x इंटू वाई, यानी अब x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, सो दैट वाज 2v/3 का क्यूब रूट यानी पावर 1/3 इंटू अगेन x यानी 2v/3 का पावर 1/3 इंटू वाई, वाई हमने क्या निकाला 3/2 इंटू 2v/3 का क्यूब रूट। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इस बॉक्स का डायमेंशन आ गया बच्चों। चलें अब अगले क्वेश्चन की तरफ, काफी लंबा क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35। अब क्वेश्चन नंबर 35 में क्या करना है आप लोग ध्यान से देखना, यहां पर एक फंक्शन गिवन है आपको और ये कंडीशन है। ठीक है, आपको बताना है कि फाइंड द वैल्यू विच कैन बी असाइंड टू fx एट x इक्वल टू π/4 सो दैट द फंक्शन बिकम्स कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन दिस इंटरवल। देखो इस इंटरवल के अंदर ही ये x इक्वल टू π/4 वाला पॉइंट है बच्चों। तो यानी बेसिकली हमें इस क्वेश्चन को ना इस तरीके से सॉल्व करना है ताकि f ऑफ x की वैल्यू π/4 पे आए, यानी f ऑफ π/4 हमें पता करना है ताकि ये जो फंक्शन है इस इंटरवल के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हो जाए। तो बेसिकली अगर मैं π/4 के अबाउट फंक्शन का डेफिनेशन देखूं तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जब x इज नॉट इक्वल टू π/4 तो fx की वैल्यू गिवन है। तो बेसिकली हमें पता है कॉन्टिन्यूटी के लिए फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट वेयर द कॉन्टिन्यूटी इज बीइंग एग्जामिन्ड। ठीक है बच्चों, तो यहां पर मैं बेसिकली ना लिमिट इवेलुएट कर लूंगा π/4 पे। जरा देखते हैं π/4 के ऊपर हमारा लिमिट क्या आएगा इस फंक्शन के लिए। सो फंक्शन है आपका 10 π/4 माइनस एक्स अपॉन कोटेंजेंट 2x। ठीक है, ध्यान से देखना मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा। तो यहां पर है आपका लिमिट x अप्रोचेस π/4, न्यूमरेटर में मैं कोई चेंज नहीं करने वाला हूं π/4 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में कोटेंजेंट थीटा को ध्यान से देखना, कोटेंजेंट थीटा को क्या हम लिख सकते हैं, टेंजेंट 90 माइनस थीटा, जस्ट चेक इट आउट, लिख सकते हैं ना, समझे। ठीक है, अब एंगल पे फोकस करना π/2 माइनस 2x। ठीक है, तो उस एंगल को मैं किस तरीके से लिखने वाला हूं, तो यहां पर मैं लिखूंगा 2 टाइम्स π/4 माइनस एक्स। डिड यू गेट इट, समझे। ओके, अब डिनोमिनेटर में बेसिकली डिनोमिनेटर में मैं tan 2a का फॉर्मूला लगाऊंगा, a की जगह ये ब्रैकेट वाले को कंसीडर करेंगे। तो जरा चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्या बनेगा ये, सो इट विल बी लिमिट x अप्रोचेस π/4। नाउ इन द न्यूमरेटर वी हैव टेंजेंट ऑफ π/4 माइनस एक्स। अच्छा, ये tan 2a का फॉर्मूला दैट इज 2 tan a, अब a की जगह वही लिखो जो है यानी π/4 माइनस एक्स। ठीक है, अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, यानी ये ऊपर चला जाएगा यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर ऑफ a। अब a क्या है यहाँ पे, तो π/4 माइनस एक्स है बच्चों, तो इसको एज इट इज आप लिख दो यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये वाला तो कैंसिल हो गया आपके लिए, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब जो भी चीजें बचेंगी उसमें हम लोग ये π/4 लिमिट रिप्लेस करने वाले हैं क्योंकि 0/0 फॉर्म तो अब नहीं बन रहा है बच्चों। तो जैसे ही आप ये रिप्लेस करेंगे ना इसमें, तो क्या बनेगा, देखो यहां पर क्या बनेगा, ये tan स्क्वायर π/4 माइनस π/4 यानी tan स्क्वायर 0, वो तो 0 हो जाएगा, तो इस ब्रैकेट से 1 आएगा। ठीक है बच्चों, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, तो फाइनली आपको मिलेगा 1 और डिनोमिनेटर में से 2। अब क्योंकि लिमिट का ये वैल्यू आया है तो यही वैल्यू आपको फंक्शन fx का π/4 पे भी होना चाहिए। ठीक है, यही वैल्यू फंक्शन fx का π/4 पे भी होना चाहिए अगर हमें π/4 पे इस फंक्शन को कंटिन्यूअस कराना है, विच इज अ पॉइंट बिलोंगिंग टू द क्लोज इंटरवल 0, π/2। समझे, ठीक है ना, यानी फंक्शन को क्योंकि हमें कंटिन्यूअस बनाना था 0, π/2 क्लोज इंटरवल के हर पॉइंट पे, तो इसलिए π/4 पे फंक्शन fx का वैल्यू हमसे पूछा गया था जो कि लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू π/4 के ही इक्वल होना चाहिए। यानी लिमिट अगर एग्जिस्ट कर गया π/4 पे तो वही f ऑफ π/4 का भी वैल्यू होगा अगर इस फंक्शन को 0, π/2 क्लोज इंटरवल के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना है, तो क्योंकि π/4 भी तो इसी इंटरवल 0, π/2 क्लोज इंटरवल के बीच में ही है। ठीक है बच्चों, चलें अब अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए आ जाइए।
अब बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, देखते हैं इसमें क्या बोला हुआ है। हमें एक रिलेशन R गिवन है विच इज डिफाइंड ऑन Q दैट इज सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, और डेफिनेशन ये रहा, आपको शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए बेसिकली हमें रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी की बात करनी होती है, चेक करना होता है। देखिए अगर रिफ्लेक्सिविटी की बात करोगे बच्चों तो मुझे ये बताओ कि मॉडुलस ऑफ A माइनस ए, नाउ दैट इज एक्चुअली 0, इट इज लेस देन और इक्वल टू 1/2, ये ट्रू है ना। और अगर ये ट्रू है तो बेसिकली वी कैन कंक्लूड कि A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू द सेट Q। और अगर ऐसा है तो आप बोल सकते हैं कि आपका R क्या है, तो आपका R एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है बच्चों। ठीक है, डन। चलें आगे, चलो इसको रब कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हमें सिमेट्री की बात करनी है। तो सिमेट्री के लिए मैं क्या कहूंगा कि लेट A, B बिलोंग्स टू R। और अगर ऐसा एज्यूम करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि A माइनस बी का मॉडुलस विल बी लेस देन इक्वल टू हाफ। नाउ दैट फर्दर मीन्स कि माइनस ऑफ B माइनस A, माइनस ऑफ B माइनस A, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसे। ठीक है, और अगर ऐसे लिखेंगे आप तो बेसिकली इट विल गिव मी B माइनस A एज इट इज। ठीक है, मॉडुलस में, तो ये भी लेस देन हाफ हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो यहां से आप लिख सकते हैं कि B, A बिलोंग्स टू R। देखिए A, B बिलोंग्स टू R एंड दैट इंप्लाइज कि B, A ऑल्सो बिलोंग्स टू R। और अगर ऐसा है तो वी विल कंक्लूड कि R आपका क्या है, तो R आपका सिमेट्रिक रिलेशन है बच्चों। ठीक है, तो अभी तक तो हमें लग रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है, तो शायद ये इक्विवेलेंस होगा। लेकिन देखते हैं जरा ट्रांजिटिविटी के बारे में, क्या यहां पर ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। तो ट्रांजिटिविटी के लिए मैं यहां पर क्या करूंगा ना बच्चों, लेट मी से दैट A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2/3 एंड सपोज C इज इक्वल टू 1/4। अब ये जो नंबर्स मैंने लिए तो यहां पर जरा आप चेक करना, अगर मैं कहूं 1, 2/3, क्या ये आपके रिलेशन में है? चेक करके देखो, 1, 2/3 आपके रिलेशन में होगा तो वो तभी पॉसिबल है जब मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 2/3 विच एक्चुअली कम्स एज 1/3, नाउ दैट इज एक्चुअली लेस देन 1/2, है ना। तो 1/3 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 लिखोगे तो ये कंडीशन ट्रू रहेगी बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1/3 इज लेस देन 1/2 तो होता ही है। एक्चुअली वो इक्वल तो नहीं होता लेकिन लेस तो होता ही है ना, 1/3 इज लेसर देन 1/2। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर मैं B, C यानी 2/3, 1/4 अगर इसको चेक करूंगा रिलेशन के अंदर है कि नहीं, तो जरा देखते हैं। 2/3 माइनस 1/4, जरा इसका एलसीएम लेंगे हम तो ये बनेगा 5/12। नाउ दैट इज ऑल्सो लेस देन 1/2। आप चेक करके देखो, ये भी लेस देन 1/2 आएगा बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि A, B वाला पेयर रिलेशन में है, B, C वाला पेयर रिलेशन में है। तो जरा A, C वाले पेयर को देखते हैं हम लोग। तो यानी 1, 1/4 इसको हमें चेक करना है कि ये रिलेशन में है या नहीं है। क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं यहां पे मैं। तो देखो जरा ध्यान से, यहां पर क्या है कि अगर इसको रिलेशन में होना होगा तो 1 माइनस 1/4, नाउ दैट इज 3/4 का मॉडुलस दैट इज 3/4। अगर इसे आप लेस देन इक्वल्स टू 1/2 कहेंगे तो ये हो जाएगा गलत, दिस इज फॉल्स, ये सही नहीं है। और अगर ये सही नहीं है बच्चों तो ये बेसिकली डज नॉट बिलोंग्स टू R आएगा, ये वाली कंडीशन आपकी हट जाएगी यहां से। ठीक है बच्चों, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिलेशन R है दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, अब ये ट्रांजिटिव नहीं है, और अगर ये ट्रांजिटिव नहीं है तो फिर ये इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा। मैं यहां टॉप में डिक्लेयर कर देता हूं दैट इज R इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस तभी होता है जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन को फुलफिल करे। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, इसलिए ये इक्विवेलेंस भी नहीं हो सकता बच्चों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका एक अल्टरनेटिव गिवन है हमें। इसके अल्टरनेटिव में बेसिकली हमें एक फंक्शन गिवन है यहाँ पे विच इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। फंक्शन का डेफिनेशन ये रहा। ठीक है, आपको शो करना है कि ना तो ये 1, 1 है और ना ही ये ऑन टू है। तो चलिए बच्चों 1, 1 के लिए हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि f ऑफ m इज इक्वल टू f ऑफ n। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि m अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और देखना है कि यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है बच्चों। तो यहां से आप एक बार ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और देखते हैं फिर उसके बाद क्या होगा।
तो जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यू आर गोइंग टू गेट m इंटू एन स्क्वायर प्लस m, नाउ दैट इज इक्वल टू n इंटू एम स्क्वायर प्लस n। ठीक है, अब यहां से आप साइड चेंज कर दो, साइड चेंज करेंगे तो क्या आएगा आपका m माइनस n, जो चीजें कॉमन आएंगे उनको कॉमन ले लो, तो बेसिकली m माइनस n कॉमन आएगा और फिर आपका बचेगा mn माइनस 1, इस तरीके से आ जाएगा। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि या तो m इक्वल टू n आएगा या m इक्वल टू 1 अपॉन n आएगा बच्चों। अब सुनना बच्चों, क्योंकि f ऑफ m इज इक्वल टू f ऑफ n डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई कि m इक्वल टू n है, यानी दिस डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई m इक्वल टू n। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका f जो है वो 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि अगर आउटपुट सेम है तो इनपुट भी सेम होने चाहिए। अब जरा ऑन टू को भी चेक कर लेते हैं, तो ऑन टू के लिए चलते हैं जरा। ऑन टू के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, सबसे पहले इस फंक्शन को ना आप y एज्यूम कर लो। लेट मी से y इज इक्वल टू एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो लेट मी सिंप्लीफाई इट, आई विल जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन में 2y। अब देखना बच्चों यहाँ पर, क्योंकि फंक्शन आपका जो डिफाइंड है वो r टू r में डिफाइंड है, तो अगर मुझे x को रियल नंबर बनाना होगा तो अगर क्या चाहिए होगा कि 1 माइनस 4y स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, जिसका मतलब ये होगा कि y मस्ट बिलोंग्स टू माइनस हाफ से हाफ। ठीक है, जिसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रेंज आएगा वो तो ये रहा, यानी माइनस हाफ से हाफ क्लोज इंटरवल, लेकिन इसका कोडोमेन वो रियल नंबर है, आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो रेंज विल नॉट बी इक्वल टू कोडोमेन, और अगर ऐसा होगा कि रेंज और कोडोमेन सेम नहीं है तो वी कैन कंक्लूड कि फंक्शन आपका ऑन टू भी नहीं है। तो इस तरीके से ये फंक्शन आपका 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। ठीक है बच्चों, सो दिस इज एंड ऑफ दिस रिवीजन टेस्ट नंबर 2 का सेशन 4। अब हम मिलेंगे अगले टेस्ट में, यानी रिवीजन टेस्ट नंबर 3। ठीक है, आप लोग वेट करिए। तो बच्चों अगर आप लोगों को इस रिवीजन टेस्ट सीरीज से हेल्प हो रही है अपनी प्रिपरेशन में, तो इस टेस्ट सीरीज को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर करना, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब वो तो बनता है। थैंक यू।